आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपका मॉक टेस्ट 7 रहेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थों का जो अवनयन है उसे क्या कहते हैं, वो यह क्या कहलाता है। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान देना आप कि यहाँ पर क्या बोला गया है, घोल द्वारा पदार्थों का अवनयन, यानी उसे पानी में घोल लिया जाता है। तो घोला किस में जाता है, अब घर्षण में तो होता ही नहीं है, ठीक है। सन्नी घर्षण में भी आपस में टकरा टकरा के टूटते हैं, अध्य खनन भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा क्षारण, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो डेविस ने भैया अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3। और इन 3 अवस्थाओं के नाम क्या हैं अपर्दन चक्र की, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, और बाद में संप्राय मैदान में बदल जाती हैं कोई भी आपकी आकृति। तो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है अपर्दन चक्र। सबसे पहले उत्थान के साथ स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले ऊंचाई बढ़ती है, फिर धीरे धीरे ऊंचाई कम होते हुए इस वे में बाद में एक संप्राय मैदान यानी एक प्लेन एरिया में बदल जाता है अपर्दन चक्र। ये है डेविस का अपर्दन चक्र। ओके, 3 अवस्थाएं हैं इसमें, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को उसकी अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, मोन्टाना। जो मोन्टाना क्षेत्र का जो पर्यवेक्षक था उसने डेविस को उसके अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया। डेविस ने अपनी संकल्पना के अंतर्गत बताया कि भौगोलिक चक्र, यानी जो डेविस का अपर्दन चक्र था, भौगोलिक चक्र समय की एक अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिविहीन संप्राय मैदान में चेंज हो जाता है। इसी आधार पर इसने अपना अपर्दन चक्र दिया था डेविस ने, और जिसमें इसने एक लाइन बोली थी, फेमस लाइन है ये, स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल होती है, ठीक है। तो ये मोन्टाना क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए मोटिवेट किया था, अभिप्रेरित किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, प्लैंक के अपर्दन चक्र में इटिवक्लुंग शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर इटिवक्लुंग वर्ड का मीनिंग बताना है। तो ये जो नामावली था इसका जो अर्थ की बात करें तो वो था डेवलपमेंट यानी विकास। प्लैंक ने अपनी संकल्पना में अवस्था के स्थान पर इटिवक्लुंग वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है, नामावली का प्रयोग किया जिसका मीनिंग होता है विकास किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि इटिवक्लुंग किसकी जगह पर यूज़ किया था, देन आंसर रहेगा अवस्था, बट मीनिंग पूछा है तो डेवलपमेंट। प्लैंक महोदय ने भी डेविस महोदय की तरह भौगोलिक चक्र की अवस्थाएं दी थी, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था, ठीक है। और के स्थान पर क्रमशः इन्होंने इटिवक्लुंग यानी बढ़ती दर से विकास, समान दर से विकास और घटती दर से विकास, तो इस तरीके की कुछ नामावलियों का यूज़ किया था प्लैंक महोदय ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, जाजरील की घाटी अवस्थित है। तो जो जाजरील की घाटी बतानी है आपको, जाजरील की घाटी कहाँ पर अवस्थित है, इजराइल, ईरान, ओमान और सूडान। तो भाई जाजरील की जो घाटी अवस्थित है वो कहाँ पर अवस्थित है, इजराइल में। तो राइट आंसर इज इजराइल। आधुनिक जो इजराइल है इसके नॉर्थ में पड़ता है आपका लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है सीरिया और जॉर्डन, और ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बैंक, और साउथ वेस्ट में पड़ता है मिस्र। इजराइल के वेस्ट में आपका मेडिटेरियन सी पड़ता है यानी भूमध्य सागर। नेगेव रेगिस्तान इजराइल के कुल भूमि के आधे से अधिक भाग में शामिल है। जॉर्डन इजराइल की सबसे लंबी नदी है। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जॉर्डन। और जाजरील की घाटी आपकी कहाँ पर पड़ती है, इजराइल कंट्री में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक भू आकृति में पुनर्यवन का सतलाकृतिक प्रभाव या लक्ष्य साक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो हमारा संरचनात्मक बेंच है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। जब नदी में पुनर्युवन होता है, ठीक है, भू आकृति में जब पुनर्युवन होता है तब आपके जो संरचनात्मक बैंक है ये आकृति नहीं बनती। जब भी नवोन्मेष होगा या पुनर्युवन होगा तो आपके अध्यकर्तित विसर्प बन जाते हैं, वेदिकाएं बन जाती है, भूचक्रीय घाटी बनती है, निक पॉइंट बनता है और उत्थित संप्राय मैदान होता है। बाकी संरचनात्मक बेंच ये नहीं बनते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई, तो राइट आंसर होगा अधिवृद्धि। पदार्थों के निक्षेपण यानी उनके डिपोजिशन के कारण जब भी जो कोई भी भूमि सतह बनेगी उसकी सामान्य रचना को कहा जाता है अधिवृद्धि।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, इंसेलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपकी पवन संबंधी कार्यों से जुड़ा हुआ है। इंसेलबर्ग जो आपका डेजर्ट वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर कठोर चट्टान के रूप में एक टीले की तरह होते हैं। तो दूर से देखने में ऐसे लगते हैं कि मरुस्थल के बीच में कोई आइलैंड हो। ठीक है, तो मरुस्थलों में जो कोमल चट्टानें वो तो कट जाती हैं और जो सॉलिड रॉक्स हैं वो बिल्कुल एक ठूठ की तरह खड़ी रहती हैं और दूर से एक आइलैंड लगते हैं ये इंसेलबर्ग डेजर्ट के बीच में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी में हिमगहर यानी सर्क्यू को कहा जाता है। तो जर्मनी में इन्हें क्या कहा जाता है? कोर। जर्मनी में हिमगहर को कोर कहा जाता है। सर्क, अगर हम बात करें ना, सर्क क्या होती हैं? सर्क जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, तो ग्लेशियर की जो घाटियाँ होती हैं, लाइक ये ग्लेशियर है कोई, तो इसकी घाटियों पर कुछ इस तरीके से एक अर्धवृत्ताकार कटोरे के आकार का एक गड्ढा बन जाता है जिसे सर्क कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन पर में चलता है। तो ये अगर हम बात करें तो बिल्कुल ठीक है। नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा की अधिक काटती है, ये भी ठीक है। नद पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कथन इसका सत्य नहीं है। और जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार ढो के चलते, ये भी आपका ठीक है। बट ये वाला जो कथन है ये ठीक नहीं है। गिलबर्ट महोदय ने एक कथन दिया था, वो कहता था कि जब नदी के वेग को और नदी की परिवहन शक्ति के बीच में एक रिलेशन होता है, उसने एक थ्योरी के द्वारा प्रेजेंट किया था। थ्योरी का नाम था गिलबर्ट की छठी शक्ति का सिद्धांत। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि नदी के वेग को यानी उसकी वेलोसिटी को आप दुगना कर दोगे ना, तो नदी की परिवहन शक्ति यानी नदी की जो भार ढोने की शक्ति वो 64 गुना हो जाती है। ठीक है, और ये बात तो अपोजिट रिलेशन दे रही कि नदी पर हम भार बढ़ा देंगे तो अपरदन क्षमता कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, केम की संरचना होती है। आपको बताना कैसी संरचना होती है केम की। केम है ना आपके बजरी से बनते हैं। किससे बनते हैं? बजरी से। ठीक है, केम ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाते हैं और ग्लेशियर के अगर हम जो आपका फ्रंटियर वाला पार्ट होता है, जब उसमें मलबा जम जाता है तो उसके ढेर को कहते हैं केम। ठीक है, तो उसका ढेर क्या कहलाता है? केम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। यही कथन आपका सत्य नहीं है। ग्लेशियर एक बहता तो है बट ये बंद प्रणाली नहीं है, फ्री प्रणाली है। ठीक है, तो यही कथन गलत है। बाकी घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार के हिम नदी है, बिल्कुल ठीक। हिमयुग भूमि के समस्थितिक समायोजन को प्रभावित करती है, बिल्कुल करेक्ट। हिम नदी आप अवशेप मैदान या घाटी ग्लेशियर से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। बट आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट नहीं है, बंद प्रणाली नहीं है। आप सभी ने ग्लेशियर को पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, कोल शब्द संबंधित है। तो कोल शब्द किससे संबंधित है? तो भाई आपके ग्लेशियर से संबंधित है। कोल शब्द ग्लेशियर से संबंधित है। जब भी कभी कोई पहाड़ी है, इसके दोनों ओर आपके क्या बन जाएंगे? सर्क बन जाएंगे। और ये सर्क इतने अधिक डेवलपमेंट हो जाते हैं कि एक टाइम पर आकर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब ये सर्क दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है और एक रास्ता बन जाता है जिसे कहते हैं कोल। कोल यानी हिमानी दर्रा भी इसे कह देते हैं। ठीक है, तो आल्प्स माउंटेन में हिमानी द्वारा निर्मित आपको इस प्रकार के अनेक कोल देखने को मिलते हैं, अनेक सर्क देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न की सतलाकृतियों में कौन कास्ट सतलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं की जाती भाई? तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी तिब्बत, क्योंकि आप सभी जानते हो पवनों द्वारा निर्मित सतलाकृति है, ये आपके ग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित सतलाकृति नहीं है। तो राइट आंसर इज सी तिब्बा। युवाला है, युवाला आपके चूना जो पत्थर होता है उसकी जो चट्टान होती है, जब कई आपके दो लाइन आपस में मिल जाते हैं तब आपका युवाला बनता है। अंधी घाटी भी, ये भी आपके चूना पत्थर के एरियाज में ही बनती है। जब जो नदी है वो छेद में से एंट्री कर जाएगी, आगे वाला से इस नदी का भाग शुष्क रहता है और इन नदियों में वर्षा का जल भी कभी कभी भर जाता है, तो इन्हें अंधी घाटी कहते हैं। और एक पतली पतली घाटियाँ बन जाती हैं तो वो भी कास्ट सतलाकृति से बनती है। बट जो सीफ टिब्बा होता है ये पवनों के द्वारा निर्मित सतलाकृति है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, पैटरनास्टर झील क्या है यानी पैटरनास्टर लेक क्या है? तो पैटरनास्टर लेक ये आपकी हिम नदीय सोपानों पर बनती हैं, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं इनके सोपानों पर बनती है। पैटरनास्टर झील का निर्माण हिम नदियों द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप के फलस्वरूप होता है। हिम सोपानों के क्लिक के पास आपके जो सिरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और जब भी हिम पिघल जाएगी तो इनके लेयर्स में पानी जम जाता है, छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं पैटरनास्टर झील या लेक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, जब रेत आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा बिल्कुल स्थिर हो तो किस प्रकार के डेन्यूज बनेंगे या किस प्रकार के आपके रेत के टीलों का विकसित होता है? तब भाई आपके बनते हैं
कौन से जब आपकी रेत की आपूर्ति कम होगी। तो राइट आंसर रहेगा बरखान। राइट आंसर इज बरखान। तब आपके किस प्रकार के बनेंगे? बरखान। बरखान एक प्रकार के आपके ये कह सकते हो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, चापाकार होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, तो कुछ इस प्रकार की शेप होती है बरखान की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी विशेषताएं पर्वतीय हिमनदन से संबंधित नहीं है? तो आपको सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर सर्क, तीक्ष्ण, शिखर, टान या फिर यार्ड। तो यहाँ पर हमें बताना है पर्वतीय हिमनद से रिलेटेड नहीं है। तो सर्क तो आपके ग्लेशियर बनाते हैं, तीक्ष्ण शिखर भी आपके ग्लेशियर बनाते हैं, बट टोन भी आपके बनाते हैं। जो फिरियाड तट है या तो आपकी समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा 4 यानी डी, ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 आपका संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, स्टेलैक्टाइट एक सतला करती है। तो ये स्टेलैक्टाइट तो आपकी कास्ट सतला करती है, ग्राउंड वाटर द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपके कूटों का सही चयन करना है। तो देख लेते हैं भाई, पहले आता है निक पॉइंट। तो निक पॉइंट जो है वो आपका पुनर्युवन के द्वारा बनता है। गोल रंध्र की बात करें तो गोल रंध्र काष्ठ सतलाकृति द्वारा निर्मित है। आदि केंद्र तो सबको पता है, भूकंप से रिलेटेड है, भूकंप से रिलेटेड है। और जलोढ़ पंख नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आदि केंद्र एपिसेंटर अर्थक्वेक से रिलेटेड है, घोल रंध्र काष्ठ सतलाकृति है, निक पॉइंट पुनर्युवन से रिलेटेड है, और जलोढ़ पंख नदियों द्वारा निर्मित सतलाकृति है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, अर्धकर्तित विषों का निर्माण होता है। तो जो अर्धकर्तित विषो होते हैं उनका निर्माण बताना है आपको। अर्धकर्तित विषों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो क्या होता है भाई अर्धकर्तित विषों के निर्माण में? इसमें ना जीर्णावस्था में यानी लास्ट स्टेज में अगर हम बात करें, नदी में जब कम गति होती है, कम ढाल होता है, तो वो सीधे मार्ग से ना बह के ना टेढ़े वेढ़े मार्ग से बहती है नदी, इस तरीके से बल खाती हुई। तो इनको विसर्प कहते हैं, यानी विसर्प है ये वर्ड। विसर्प यानी आप ये कह सकते हो मियांडर्स। ठीक है, तो सांप की तरह जब रिवर बहती है तब उसे विसर्प कहते हैं। तो प्रथम चक्र में नदी चौड़े विसर्प का निर्माण करती है, लाइक इस तरीके से। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उत्थान, और जब भी ऐसे चौड़े विसर्प बनाती है ना, तो बीच में जैसे नदी में पानी की मात्रा अधिक हो जाए तो उसमें नदी में उत्थान आ जाता है, तो वो दोबारा से नवोन्मेष की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक रहेगा। और नवोन्मेष जिसमें क्या होगा, पुराने चौड़े विसर्प के अंदर नदी और ज़्यादा गहरे विसर्पों का निर्माण कर देती है, जिसे बोलते हैं अर्धकर्तित विसर्प, यानी विसर्प के अंदर विसर्प बना देती है रिवर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 22, यहाँ पर कुछ सतला करती हैं, देख लेते हैं। तो पवन कर्त अभी बताया था मैंने आपको, बरखान। और अंधी घाटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, काष्ठ सतला करती हैं। ठीक है भाई। और हिमानी कृत यानी पेस्टर नोस्टर झील भी हमने अभी पढ़ी थी, ये भी आपकी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित है। और समुद्री तटीय यानी लटकता जो भृगु है, क्लिफ जो होता है, वो समुद्री तटीय सतला करती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन अध्यारोपित नदी के विषय में सही है? अध्यारोपित नदी के विषय में आपको सही चुनना है। तो ये बिल्कुल संरचना के आर पार प्रवाहित होती है, ये ही कथन आपका करेक्ट है, बाकी के तीनों आपके रॉन्ग है। अध्यारोपित जो रिवर होती है वो नवोन्मेष के परिणाम होती है, यानी जब रिवर में लास्ट स्टेज में अगेन उसमें उत्थान आ जाए, वो और गहरी गहरी घाटियाँ बनाने लगे तो नवोन्मेष हो जाता है। जैसे दामोदर है, स्वर्णरेखा नदी है, चंबल है, बनास नदी है, ये सारे के सारे आपकी अध्यारोपित नदी के अफवाह का निर्माण करती है। और पीजीटी में भी अध्यारोपित रिवर और टीजीटी में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, रिवर पूछी गई थी। तो भाई इसमें अध्यारोपित रिवर में कौन कौन सी रिवर आती है? दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी और बनास नदी। तो इन सबको आप याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। प्रवणित नदी में न तो शुद्ध अपरदन होता है न ही शुद्ध निक्षेपण होता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। यह सुलभ ऊर्जा और संपादित किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन का घोतक है। कथन तो दोनों बिल्कुल करेक्ट है, बट ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। जो प्रवणित नदी होती है ना, उसमें ना तो अपर्दन ढंग का होता है, ना ही डिपोजिशन होता है। और ये सुलभ ऊर्जा और संपादित किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन, दोनों ही कथन बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरंगपुर्च, हिमानी, गासी मरुस्थल, अवनमन कुंड नदी या टोम्बोलो काट। तो देखो ये तो सिरंगपुर्च ग्लेशियर बनाता है, मरुस्थल गासी करेक्ट है, अवनमन कुंड नदी के द्वारा बनते हैं। टोम्बोलो कास्ट सतला करती नहीं है, टोम्बोलो आपकी बनती है समुद्रों के द्वारा, यानी जो सागरीय जल है उसके डिपोजिशन से बनती है टोम्बोलो आकृति। समुद्र तट के शीर्ष स्थल से जब भी कोई द्वीप, यानी मान लो यहाँ पर कोई आइलैंड है, यहाँ पर आपका पूरा समुद्र है,
यहाँ पर आपका पूरा समुद्र है, तो यहाँ से यहाँ पर आपका कोई द्वीप है, तो इनको जिस रोधिका के द्वारा मिलाया जाएगा ना तो उसे बोलते हैं टम्बोलो। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। नदी के मोड़ों के अवतल किनारों के अपरदन से निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? तो भाई किसका निर्माण होता है? अर्धकर्तित विसर्प का। अभी हमने पढ़ा था अर्धकर्तित विसर्प का, जिसमें नदी के जो मोड़ होते हैं उनके अवतल किनारों के अपरदन से एक और स्थल रूप का निर्माण हो जाएगा, जिसे बोलेंगे अर्धकर्तित विसर्प। ये नदी के नवोन्मेष का परिचायक है, यानी नदी में जब भी नवोन्मेष होता है तभी आपके अर्धकर्तित विसर्प बनते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा तलाकृति अन्य से भिन्न है? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? डाइक, लैकोलिथ, सिल, पारिपोषित शंकु। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पारिपोषित शंकु। देखो डाइक, लैकोलिथ और सिल, ये तीनों की तीनों आपकी क्या हैं? ये आपकी इग्नियस रॉक है, यानी आग्नेय चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है। बल्कि जो पारिपोषित शंकु है ये आपके ज्वालामुखी के ऊपर बनते हैं। तो प्राप्ति अवस्था के आधार पर ये इन तीनों से बिल्कुल भिन्न है। कौन सा? पारिपोषित शंकु। ये ज्वालामुखी द्वारा बनते हैं, ये तीनों आग्नेय चट्टानों के टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी? मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन। तो देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, हीलियम भी होती है, ओजोन, बट मीथेन नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। भूमध्य रेखा पर जो ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो बल्ले लगभग 17 से 18 किलोमीटर होती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पोलर एरिया पर ट्रोपोपॉज की हाइट कितनी होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो भाई सबको पता है किससे बचाती है? आपके पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट से हमारी सुरक्षा करती हैं ओजोन परत। और ये किरणें अगर अर्थ पर ऐसे ही आती रही तो आपका क्या दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा? कैंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। वायुमंडल की निम्नलिखित गैसों में से कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो अभी हमने ये डिस्कस किया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन गैस। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। गुटेनबर्ग के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो नॉर्मली तो हमारी लगभग आपकी 78% के लगभग होती है। ठीक है, तो वैसे भी नॉर्मली भी हमारी 78.08% होती है। कितनी होती हैं? तो 78.08% होती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसे मुक्ताब मेघों की जननी कहा जाता है? तो भाई ये हमारा समताप मंडल, यानी जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को मुक्ताब मेघों की जननी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक अलग ही प्रकार के क्लाउड देखने को मिलते हैं। ज़्यादा क्लाउड यहाँ पर होते नहीं हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या काम है? ओजोन परत का काम है पराबैंगनी विकिरणों को रोकना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के नाम प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है? तो जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है, तो ट्रॉपिकल एरिया में मैक्सिमम आपके जो जलवाष्प हैं यानी वाटर वेपर है ओनली 4% तक हो सकते हैं, इससे मैक्सिमम नहीं होते, मैक्सिमम आपके यहीं पर होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। ऊपरी शोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में तीव्रगामी पवनों की जो संकरी पट्टी होती है ऊपरी शोभमंडल में, उसे क्या कहते हैं? तो ऊपरी शोभमंडल में उसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। शोभमंडल के ऊपरी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं ये जेट स्ट्रीम। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर वेस्ट टू ईस्ट ये बहती हैं, दोनों गोलार्ध में, यानी नॉर्थ में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी। परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक स्ट्रॉन्ग होती हैं और दक्षिण गोलार्ध में कम स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र। तो इनमें से आपका जो चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र है ये वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। बाकी आपकी देखो ये स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, ये सारे के सारे आपके वायुमंडल का पार्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्य ताप 21 मार्च और 23 सितंबर को प्राप्त करता है? तो भाई सबको पता है इक्वेटर पर सूर्य 2 बार बिल्कुल सनराइज आपकी स्ट्रेट होती है 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। एल्बिडो और कुल सौर विकिरण का पृथ्वी का धरातल द्वारा परावर्तित औसत प्रतिशतांश क्या है? ठीक है, एल्बिडो का क्वेश्चन पूछा गया है। तो नियर अबाउट आपका वैसे तो 35 के लगभग है, बट यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? 30% है। ठीक है, तो एल्बिडो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पर राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30%।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, जलवायु परिवर्तन के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक सूर्य के क्रोड के फैलाव और संकुचन से संबंधित है। जो सूर्य का क्रोड है उसके फैलाव और संकुचन से रिलेटेड कौन सा है। तो भाई सूर्य में है ना एक यही होते हैं सौर कलंक जो थ्योरी होती हैं। इसमें जो सौर कलंक होते हैं यानी सौर धब्बे भी बोल सकते हो आप इन्हें, सौर धब्बे। ये धब्बे है ना घटते और बढ़ते रहते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये छोटे हो जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इस वे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है। तो जल चक्र में वाष्पीकरण से आपका एकदम पहले आता है तापमान। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर मैक्सिमम होता है तभी तो पानी भाप बनकर उड़ेगा, जिसे कहते हैं एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, आइसोनोमलस शब्दावली का तात्पर्य क्या है। आइसोमोलस ये शब्दावली है मलस लाइन, यानी समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, यानी समान तापीय विषमता वाले एरिया को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनोमलस। अब यहीं पर बात करें तो समान आपके जो चुंबकीय गहनता वाले इलाकों को मिलाने वाली को आइसोक्लाइन कहते हैं। चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोमलाइन कहते हैं। और चुंबकीय विषमता में समान वार्षिक परिवर्तन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोपोर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें याद कर लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न सतहों में से किसकी एल्बिडो दर सतह की प्रतिबिंबित गुणवत्ता सबसे अधिक होगी। तो भाई एल्बिडो वो होगा यानी जहाँ से रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो बर्फ़ की चादर, यहाँ से आपका जो सतह की प्रतिबिंब गुणवत्ता सबसे अधिक होती है। सफ़ेद जो वस्तुएं होती है या चिकनी सतह होती है उन सब का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। तो बर्फ़ की चादर आपकी सफ़ेद होती है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत तक गर्म कर देती है। तो जो पार्थिव विकिरण है वो वायुमंडल को 80% तक गर्म कर देती है। पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी से दोबारा से जो पार्थिव विकिरण यानी रिफ्लेक्ट किया जाता है ना वो। निम्न में से किसका एल्बिडो सबसे उच्चतम है। तो भाई आपको बताना है, देख लो, पक्षाभ मेघ, कपासी वर्षा मेघ या गलनशील हिम या वायु। तो हिम आ गई ना, हिम यानी बर्फ़। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बर्फ़ की चादर और बर्फ़ से रिलेटेड ऑप्शन हो तो सीधा आँख बंद करके टिक कर देना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है। तो कहाँ पर सबसे अधिक लवणता पाई जाती है भाई, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मैक्सिमम लवणता यहीं देखने को मिलती है, यानी कर्क और मकर रेखाओं के पास। और दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी अक्षांशों में तो 20 से 40 और दक्षिण गोलार्धों में 10 से 30 डिग्री के बीच आपकी सर्वाधिक सैलिनिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से आपका वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, संपूर्ण पृथ्वी का एल्बिडो कितना, यानी आपको बताना है। तो संपूर्ण पृथ्वी का एल्बिडो है 35। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। हम ना जो ऊष्मा है उसको हम 100 इकाई मान लेते हैं और 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ ऐसी होती है जो हमारी अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही स्पेस में दोबारा से रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तित हो जाती है। और इस परावर्तित सूर्य की किरणों के इस परावर्तित पार्ट को ही कहते हैं एल्बिडो। और पृथ्वी का औसत एल्बिडो है 35 इकाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। तो आपको आई थिंक इसका आंसर अभी तक समझ में आ गया होगा। ताज़ा गिरी बर्फ़, घने बादल, पुरानी बर्फ़ या मिट्टी गहरे रंग की। तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा ताज़ा गिरी बर्फ़। ताज़ा गिरी बर्फ़ की सतह का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। सफ़ेद वस्तुओं का, चिकनी सतह का, इन सब का ही एल्बिडो अधिक होता है। बट यहाँ पर ताज़ा गिरी बर्फ़ बिल्कुल सफ़ेद रहेगी तो उसका एल्बिडो सबसे अधिक रहेगा। यहाँ पर कुछ आपको मिलान करने हैं तो देख लेते हैं क्या रहता है। वार्षिक रेंज बोलते हैं जो सबसे गर्म और ठंडा महीना होता है ना, उसका जो औसत टेम्परेचर होगा उसको बोलते हैं वार्षिक रेंज। एल्बिडो किसे कहते हैं ये तो अभी आप समझ गए होंगे, एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य यानी प्रकाश का जो भी परसेंटेज होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है उसे एल्बिडो बोलते हैं। एसोहेल अंतर क्या होता है, एसोहेल अंतर होता है धूप पर समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर मिलाने वाली या जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं उनको कहते हैं। आलपन यानी इंसोलेशन, आलपन यानी इंसोलेशन भी बोले, आतपन आएगा, ता आएगा यहाँ पे। आतपन यानी इंसोलेशन किसे कहते हैं, आगमिक सौर विकिरण को। तो समझ में आ गया आइसोलेशन। तो ये 4 ऑप्शंस थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। इसके बाद आपका मॉक टेस्ट जो 7 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगह को जोड़ती है। तो आइसोथर्म किन्हें जोड़ती है, तो आइसोथर्म जोड़ती है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, यानी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइसोबार यानी वायुमंडलीय समान वायुदाब वाले एरिया को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। सूर्यताप, समान सूर्यताप मिलाने
वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोहेल, और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोहाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।